हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज के इस सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है गॉस लॉ, या इसे हम गॉस थ्योरम कहते हैं, गॉस का नियम। इस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको अलग अलग स्टेज पे पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम सबसे आसान तरीके से कैसे हम समझ सकते हैं गॉस थ्योरम या गॉस लॉ या गॉस का नियम हम देखते हैं और प्रूफ के साथ देखेंगे। हम उसे सिद्ध करना भी सीखेंगे और वो भी सबसे आसान तरीके से। तो अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, कहना चाहूंगी कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए आज का डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट की ही बात कर लेते हैं कि गॉस थ्योरम या गॉस लॉ या गॉस का जो नियम है उसका अगर हमें स्टेटमेंट लिखना है तो हम क्या लिखें, क्या है एक्चुअली गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है? द गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स की बात की जा रही है और यहाँ हम ये मानकर चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने डिस्कस किया है और यहाँ मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, जिसे आपने ई से रिप्रेजेंट किया, ऊपर एरो यानी कि एक वेक्टर है, और हम स्मॉल सरफेस एरिया ds क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया, और वेक्टर क्वांटिटीज को हम लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी एरो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर हमें क्या करना है? ds के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, E का जो वेरी स्मॉल एरिया है, सरफेस एरिया है ds, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर हमने डॉट लगाना है। ठीक है, इस जगह पर एक डॉट लगाना है, ये डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं। ठीक है, E डॉट ds। तो ये E डॉट ds क्या होता है? जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरी स्मॉल वेक्टर सरफेस एरिया ds, यानी सरफेस एरिया की डायरेक्शन। ठीक है, और याद रखिएगा कि सरफेस एरिया, आप सोच रहे होंगे सरफेस एरिया की क्या डायरेक्शन है, तो सरफेस एरिया को जब वेक्टर में लिखते हैं तो उस सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर, जो आपका क्षेत्र जो आप ले रहे हो उससे लंबवत ऊपर की ओर, बाहर की ओर, है ना। जैसे आप जो कॉपी लेकर के लिख रहे हैं उस कॉपी के ऊपर परपेंडिकुलर अपना पेन खड़ा करिए तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, वो उस पेपर वाला जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम E डॉट ds लेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरी स्मॉल वेक्टर सरफेस एरिया ds के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो इस ds के साथ, इस सरफेस एरिया के साथ लिंक्ड यानी संबद्ध जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो E डॉट ds होता है। क्लियर? अब अगर मान लीजिए कोई क्लोज्ड स्फेयर है, स्फेरिकल शेप में है, जैसे बॉल है ना, बॉल जो गेंद होती है, वृत्त नहीं बोल रही हूँ, बॉल स्फेयर की बात हो रही है। तो उस पूरे बॉल को आप इमेजिन करिए, तो ये पूरा क्या है? पूरा सरफेस है ना, ये ऐसे करके सरफेस होगा। ठीक है, इसका कोई स्मॉल पार्ट आप सेलेक्ट करें तो इसको हम ds कह दें, इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो E डॉट ds कहें। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इस पूरे स्फेरिकल सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इसी स्मॉल पार्ट को आप इंटीग्रेट करते हैं, है ना, और इंटीग्रेशन पे यहाँ पे छोटा सा सर्कल बनाते हैं। सर्कल का मतलब इंटीग्रेशन ओवर होल क्लोज्ड सरफेस एरिया, है ना, पूरा सरफेस एरिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इस यहाँ पे सर्कल बना दिया। इसका मतलब क्या है? इस पूरे का लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने ले लिया, पूरा जो क्लोज्ड सरफेस एरिया उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने ले लिया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द
होल क्लोज्ड सरफेस एरिया, पूरा जो सरफेस एरिया, बंद जो सरफेस एरिया है, क्षेत्रफल है, उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स हो जाएगा ये वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अब क्या कहता है आपका गॉस थ्योरम कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो किसके बराबर होना चाहिए? तो ये बराबर होना चाहिए 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, है ना। जो जैसे मान लीजिए स्फेयर की ही बात की, गोले की बात की, बॉल की बात की, है ना। यहाँ हमने सिंपलेस्ट एग्जांपल है इस केस का बॉल। ठीक, तो इसके अंदर कोई चार्ज रखा है Q, ठीक है, और इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, वो हमने अभी डिस्कस किया, ये होगा E.ds का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग द चार्ज, इनक्लोजिंग द चार्ज का मतलब चार्ज इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर होगा, तो चार्ज Q का 1/ε0 टाइम्स, यानी यही होता है आपका गॉस लॉ। ठीक है, आप ये वाला जो लिखा मैंने सिंबल, ये याद रखिएगा, यही गॉस लॉ होगा। जब आप गॉस लॉ पढ़ें तो एक बॉल को इमेजिन करिए दिमाग में, और उस बॉल के अंदर रखा हुआ ये चार्ज है Q, है ना, मतलब बंद सरफेस के अंदर रखा हुआ चार्ज है आपका Q। ठीक है, बॉल क्या है? बंद सरफेस है, उस बंद सरफेस के अंदर चार्ज है Q, तो इस Q चार्ज का 1/ε0 टाइम्स, यानी 1/ε0 इंटू Q, या फिर Q/ε0, ये किसके बराबर होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। और कौन सा क्लोज्ड सरफेस? वो क्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर ये Q चार्ज बंद रखा हुआ है, उसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ देखिए हम बहुत ही सिंपलेस्ट केस गॉस लॉ का स्टडी कर रहे हैं। हम जो टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, आप ऐसे मान के चलिए जैसे हम अलजेब्रिक सम कहते हैं, बीजगणितीय योग कहते हैं, तो वहाँ पे प्लस प्लस जुड़ते हैं, माइनस माइनस जुड़ते हैं, लेकिन प्लस में से माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। इसी तरीके से फ्लक्स हमारा इन आउटसाइड है या इनसाइड, जब टोटल निकालेंगे तो आउटसाइड में से इनसाइड को माइनस करके आप नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। लेकिन इस वीडियो में अभी हम इस पे बहुत चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपको शॉर्ट में जानकारी दे दी कि टोटल फ्लक्स की बात जब हम करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इनसाइड क्या है, आउटसाइड क्या है। इस वीडियो में अभी हम इनसाइड आउटसाइड पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। जब ये आपको गॉस थ्योरम, गॉस लॉ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर एडवांस स्टडी में हम इस बात को ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना कि अगर गॉस लॉ आपको याद रखना है तो ये बात याद रखनी है जो हमने डिस्कस किया, E.ds का होल इंटीग्रेशन, यानी ये चीज किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर है Q, और Q/ε0 के बराबर होगा। तो इसे आप कहेंगे गॉस थ्योरम। और इसी को अगर हम वर्ड्स में लिखते हैं फ्रेंड्स, तो वर्ड्स में आप इसी बात को क्या कहते हैं? वही स्टेटमेंट कहा जाता है। स्टेटमेंट के साथ ये जो मैंने लिख करके आपको बताया, E.ds होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q/ε0, वो आप उसके नीचे जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो क्या कहता है स्टेटमेंट? गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface enclosing a charge Q is equal to 1/ε0 times the magnitude of charge enclosed, है ना। जो magnitude of charge enclosed कितना है? वो है Q, है ना। यहाँ ये बात की गई है Q की, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? 1/ε0 टाइम्स Q। अब यहाँ ε0 टाइम्स, ε0 क्या है? ε0 होता है, ऐसा एप्सिलॉन का सिंबल आप बनाते हैं, इसके साथ 0 लिखा तो ε0 होता है। ठीक है, इससे पहले की वीडियोज में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ε0 क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना, निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसी स्टेटमेंट को हिंदी मीडियम में लिखना है तो आप क्या कहेंगे? समझ तो आपने लिया ही है। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद तल से गुजरने वाला, बंद तल वही स्फेयर को इमेजिन करना है, मैंने पहले ही बताया, बंद तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस तल के द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है ना। तो इसका मतलब आपने वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी बंद तल से गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? E.ds, है ना, इसका होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना होगा?
क्यू, क्यू क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, बंद जो सतह है उसके अंदर का टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया आपका गॉस लॉ। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसे पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यहाँ फिर एक चीज और शॉर्ट में ही बताऊंगी आपको कि बार बार हमने कहा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट जैसे प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि अगर वैक्यूम है ना, एयर है, तो हम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। लेकिन अगर यही चार्ज वैक्यूम या एयर में नहीं रखा, किसी अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है, तो जाहिर सी बात है एप्सिलॉन नॉट की जगह हम सिर्फ एप्सिलॉन लिखते हैं। यानी जिस मीडियम में चार्ज रखा है उसकी परमिटिविटी, उसकी विद्युतशीलता आएगी। तो उस केस में अगर वैक्यूम या एयर में हमारा चार्ज नहीं रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। और चूंकि हम वैक्यूम में रख करके स्टडी कर रहे हैं इसलिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की हम बात करते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे हम स्टेटमेंट लिखेंगे गॉस थ्योरम की, ठीक है। और उसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद ये जो स्टेटमेंट आपने सीखा इसके एंड में बिल्कुल लिखना आप नहीं भूलेंगे E डॉट डी एस, इसका इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको देखते ही आपको गॉस लॉ समझ में आता है और जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो यहीं से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा कैसे समझ सकते हैं। अभी गॉस लॉ जब हमने स्टेटमेंट लिखा तो वहाँ पर हमने बात की है क्लोज्ड सरफेस की, जिसके अंदर इनक्लोज्ड है कोई चार्ज Q, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अब वो क्लोज सरफेस हमने कहा सिंपलेस्ट केस किसका होगा? एक बॉल की तरह, स्फेयर का। लेकिन जरूरी नहीं कि क्लोज सरफेस स्फेयर ही हो, ये किसी भी और शेप में आप ले सकते हैं क्लोज्ड सरफेस को। जैसा कि यहाँ मैंने ये दिखाया हुआ है, क्लोज्ड सरफेस है जो कि स्फेरिकल नहीं है, इरेगुलर शेप में है। तो गॉस लॉ के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि क्लोज्ड सरफेस स्फेयर ही हो, वो कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये जनरल केस लिया है। कई जगहों पर इसको सीधे सीधे स्फेयर मान के भी प्रूव कर दिया जाता है, उससे भी सेम रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये जनरल चीज छूट जाती है कि क्लोज्ड सरफेस स्फेयर ना हो, कोई भी शेप में हो, तो भी गॉस लॉ इसी फॉर्म में लिखा जाता है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। यानी दोनों ही केस में इक्वली एप्लीकेबल होगा गॉस लॉ। अब यहाँ पे ये क्लोज्ड, या ये याद रखिएगा ये 2 डायमेंशनल नहीं है, ये इस तरीके का सरफेस नहीं है, ये 3 डायमेंशनल, ये पूरा क्लोज सरफेस। जैसे कि हम स्फेरिकल बॉल की बात करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से क्लोज्ड सरफेस है, बंद सतह है जिसके अंदर कुछ आयतन होगा, वॉल्यूम होगा। बॉल को इमेजिन करिए, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बॉल शेप अगर आप इमेजिन करें, पूरा स्फेयर ना लें, गोला ना लें, तो ये शेप बन जाएगा, ठीक है। अब उस बॉल के सतह पर, या जो आपने क्लोज्ड सरफेस लिया है उसके सतह पर, ये देखिए हमने स्मॉल एरिया यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ये स्मॉल एरिया को आप क्या कह रहे हैं? इस स्मॉल एरिया को हमने कहा ds, है ना। और अभी हम लोगों ने क्या बात की थी? जो सरफेस हम सेलेक्ट कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर, उस सरफेस से परपेंडिकुलर इस एरिया की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे इस ds सरफेस एरिया की ये डायरेक्शन है जो ds वेक्टर से शो किया गया, इसके ऊपर एरो लगाकर शो किया गया है। इधर का यूनिट वेक्टर ये n कैप है ना, n कैप से शो किया गया है यूनिट वेक्टर, ओके। अब यहाँ पे ये Q चार्ज रखा है, इसे हमने ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मान करके अभी बात की है। देखिए पॉजिटिव मानेंगे तभी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना। हमने स्टार्टिंग में कहा कि आउटसाइड फ्लक्स, इनसाइड फ्लक्स, जो इस वीडियो में अभी हम बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फर्दर अगर हम इसकी और हायर स्टडी करते हैं यहाँ पर, तो हम उसमें उस चीज़ को लेकर चलेंगे। यहाँ हम सबसे आसान तरीके से गॉस लॉ समझ रहे हैं और उसको प्रूव कर रहे हैं, इसलिए हमने इस चार्ज को पॉजिटिव मानते हुए लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटसाइड यानी त्रिज्यीय दिशा में बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र जाएगा। तो ये E और DS के बीच जो एंगल बन रहा है वो है थीटा एंगल, ठीक है।
इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है ना। अब सॉलिड एंगल, जैसे एंगल यानी कोण की बात आप करते हैं तो कोण के लिए हम एक सर्कल यानी वृत्त बना करके बताते हैं, इसका ये आर्क लेंथ होती है, यहाँ पे एंगल बनता है, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। कोण बराबर आर्क लेंथ होती है ना, अपॉन रेडियस यानी कि त्रिज्या आप लिखते हैं। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लिखा जाता है। अब इसी तरीके से जब हम आगे सॉलिड एंगल पढ़ते हैं तो जैसे सर्कल बना करके आपने एंगल पढ़ा, इसी तरीके से आपको याद होगा कि आप एक स्फीयर बॉल को इमेजिन करिए, ये सर्कल नहीं ये बॉल है, ऐसे करके, है ना। जैसे सर्कल में आप आर्क ले रहे थे, यहाँ पर बॉल के ऊपर सरफेस का एक छोटा सा एरिया आप ले सकते हैं। मान लीजिए ये एरिया बॉल के सतह पर एक क्षेत्रफल लिया। अब इसको हर तरफ से अगर सेंटर से बॉल के मिलाएं तो बिल्कुल वैसा ही कोण यहाँ पे बनेगा जैसे आप आइसक्रीम का कोण लेते हैं, है ना। आइसक्रीम का जो कोण लेते हैं वैसा कोण बनेगा। इस कोण के अंदर ये वाला जो पार्ट है, जैसे हम एंगल के लिए ये एंगल 2 डायमेंशनल में है, वैसे ही ये जो 3 डायमेंशनल पार्ट आ रहा है इसको आप कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको आप सॉलिड एंगल, घन कोण कहते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस था, है ना। आर्क की लंबाई बटा त्रिज्या थी, कोण का मान। तो सॉलिड एंगल जिसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ स्मॉल सॉलिड एंगल है तो डी ओमेगा कह सकते हैं। डी ओमेगा क्या होगा, ये वाला सरफेस एरिया, मान लीजिए इसको हम अगर डीएस कहें या डी ए कह दें जिससे आप कंफ्यूज ना हो तो, और ये रेडियस है बॉल का, स्फीयर का रेडियस है आर, तो सॉलिड एंगल क्या होता था, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर एंगल और सॉलिड एंगल में अभी भी कंफ्यूजन हो फ्रेंड्स तो कमेंट में लिखिएगा, अलग से उसका वीडियो दूंगी। अभी मैं समझ रही हूँ कि इतने रिवीजन से आपको याद आ गया होगा कि सॉलिड एंगल क्या होगा, ठीक है। याद रखिएगा ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला इस स्फीयर गोले के केस में, जैसे एंगल वृत्त के केस में था, सर्कल के केस में था, इसी तरह सॉलिड एंगल घन कोण जो है वो स्फीयर यानी गोले के केस में हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इस बात को याद रख के जब हम आगे बढ़ेंगे, ये फॉर्मूला भी आपने नोट कर लिया होगा जिसे हम यूज करने वाले हैं। जब इसको लेकर के हम आगे काम करते हैं तो अपने पहले डायग्राम जो बना है उस पर आप वापस आ जाइए। उस डायग्राम में आप क्या कहेंगे कि ये है सरफेस एरिया, इसको अंदर जहाँ पे चार्ज रखा है उसको सेंटर मानते हुए ये मिलाया तो ये कोण बना, ठीक है। इस कोण के बीच का ये वाला पार्ट होगा सॉलिड एंगल डी ओमेगा। लेकिन अभी हम इसे डी ओमेगा इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा आने वाला है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस आपकी आर के बराबर है, तो ये हमें सॉलिड एंगल लेने वाले हैं। अब ये डी एस अपॉन आर स्क्वायर ना आके, क्योंकि सरफेस एरिया तो हमने ये वाला पार्ट डी एस लिया है ना, तो ये डी एस अपॉन आर स्क्वायर ना आके डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्यों लिया जा रहा है सॉलिड एंगल, इस पे भी हम बात करेंगे। इसके लिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, तब ये चीजें क्लियर होने वाली हैं। अभी यहाँ याद रखिए कि ये सॉलिड एंगल इतना हम लेंगे, यही सॉलिड एंगल यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बता दें कि जब सर्कल के स्फीयर के केस में और सर्कल के केस में हमने डिस्कस किया, अगर सर्कल के केस में आप एंगल की बात करते हैं तो एंगल इज इक्वल टू क्या था, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस। और सर्कल की बात अगर करें, जब अगर ये पूरा सरकमफेरेंस, पूरी परिधि आप ले लेते हैं तो पूरी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, और रेडियस होता है आर। यानी पूरा सर्कल जब ले लें, पूरा सरकमफेरेंस ले लें, तो पूरा सरकमफेरेंस जो सेंटर पे एंगल बनाएगा तो पूरा एंगल कितना आएगा, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आती है 2 पाई के बराबर, ठीक है। तो सर्कल के केस में एंगल आता है पूरा 2 पाई के बराबर। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप स्फीयर लेते हैं, गोला लेते हैं, तो गोले के सेंटर पर कंप्लीट सॉलिड एंगल आता है 4 पाई के बराबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे हम लोगों ने सॉलिड एंगल की बात की, स्फीयर, इस केस की भी हम नहीं बात कर रहे हैं, हम गोले की बात कर रहे हैं। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो पूरे गोले का, पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब अगर इसको कंप्लीट हम एरिया लिखें तो ये 4 पाई
आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना आएगा टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा की वैल्यू 4 पाई स्टेरेडियन, है ना। इसका यूनिट क्या होती है आपको याद होगा पिछले क्लास से, स्टेरेडियन, यानी 4 पाई स्टेरेडियन जो मैक्सिमम वैल्यू आती है सेंटर पर सॉलिड एंगल की, वो वैल्यू हो जाएगी। स्फीयर के केस से हम इसको प्रूव करते हैं, जैसे कि हम एंगल के लिए सर्कल के केस से प्रूव करते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि सर्कल के केस में सेंटर पर कंप्लीट एंगल कितना बना 2 पाई। अब अगर ये पाथ पूरा सर्कल ना हो, किसी टेढ़े मेढ़े पाथ से भी कोई जा रहा हो, तो भी सेंटर पर कंप्लीट एंगल 2 पाई से ज़्यादा नहीं आ सकता। बिल्कुल इसी तरीके से स्फीयर के सेंटर पर सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 पाई, है ना। लेकिन अगर हम उस गोले के सरफेस को टेढ़ा मेढ़ा भी कर दें, जैसा कि इस केस में किया गया, तो भी सेंटर पर जो मैक्सिमम सॉलिड एंगल की वैल्यू आएगी वो 4 पाई स्टेरेडियन ही आएगी। जब हम पूरा सरफेस कवर कर लेंगे तो कितना एंगल सेंटर पे बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो होगा 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, इस चीज़ को हमें यूज़ करना है। और अभी याद रखिएगा कि सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हम ले रहे हैं, और ये कैसे आ रहा है हम इसे भी डिस्कस करेंगे। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सॉलिड एंगल तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया, इस डायग्राम को समझा दिया। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या बात की थी कि गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ होता है ई डॉट डी एस होल इंटीग्रेशन, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, कुल विद्युत फ्लक्स, है ना, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू क्या है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा हुआ चार्ज। ओके, ये हमने बात की। और इसी चीज को अगर प्रूव करना है तो हमें कैसे प्रूव करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले तो हमें ई डॉट डी एस निकालना चाहिए। डी एस निकालने के लिए हमने यहाँ पर ये स्मॉल सरफेस एरिया ds मान लिया। ठीक है, स्मॉल सरफेस एरिया हमने यहाँ पर ds लिया। ठीक, अब यहाँ से यहाँ पे जो पॉइंट है P पॉइंट आप इसको कह सकते हैं, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो अगर हम E डॉट डी एस निकालें पहले, है ना, E डॉट डी एस की डायरेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डी फाई कह सकते हैं, यानी इस डी एस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो इसे हम क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट है, यानी ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा, जहां पे थीटा क्या है, ई और डी एस के बीच का ये वाला एंगल हो गया। अब कूलम्स लॉ से आप ई जानते हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू होती है। ठीक है, इंटू डी एस कॉस थीटा, ये आप ले सकते हैं। तो ये कितना आया, ये डी फाई आपका आ गया, डी फाई की इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यानी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर एक साथ ले लें तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी फाई को। तो फ्रेंड्स डी फाई को हमें लिखना है, डी फाई को हम यहाँ पे कैसे, मतलब एक दूसरा तरीका है जिसे हम लिखें, तो ये एक साथ ले लें अगर आप, तो रिमेनिंग क्या बचता है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने एक साथ ले लिया, इतना हमने एक साथ ले लिया। रिमेनिंग बचा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और हमने क्या कहा था, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा, सॉलिड एंगल डी ओमेगा। ओके, ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा, जैसे डी ए अपॉन आर स्क्वायर सर्किल में था, तो यहाँ पे एरिया हमने डी एस नहीं लिया, हमने क्या लिया, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्यों लिया अभी बताऊंगी, आगे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ हमने सिर्फ इतना किया कि इस एरिया से लिंक्ड हमने फ्लक्स डी फाई निकाला, लेकिन हमें तो पूरा जो एरिया है, यानी पूरा क्लोज्ड सरफेस एरिया है, इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो सिंपल, जो हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ भी हमने बात की है कि हमें इसको होल इंटीग्रेशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन लगाना है, यानी इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, कहाँ, पूरे क्लोज्ड सरफेस के ऊपर हमें लगाना है। तो ये वाला आपका बन जाएगा फाई, और यहाँ इंटीग्रेशन में, यानी
जो समाकलन है उसमें ये कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा q बाई 4πε0 और इंटीग्रेशन किस पे लगेगा, डी ओमेगा पे। और अभी हम लोगों ने बात की कि सॉलिड एंगल जो सेंटर पे बनता है पूरे क्लोज्ड सरफेस की वजह से उसकी वैल्यू आती है 4π, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका q बाई 4πε0 इंटू 4π। अब 4π कैंसिल हो गया तो q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या था फाई, है ना। फाई डी फाई का इंटीग्रेशन है फाई। यहाँ देखिए जरा डी फाई क्या था आपका, डी फाई था आपका ई डॉट डी एस, यानी ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन हमने किया यहाँ पर, ठीक है। हमने सिंपल क्या किया, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन किया। मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ रब करके, ये लाइन आपने नोट कर ली होगी और मैं अब इसको रब कर रही हूँ नीचे वाली लाइन। तो यहाँ पे हम फाई की जगह लिखना चाह रहे थे कि फाई आपका क्या है, डी फाई का इंटीग्रेशन। तो फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फाई की जगह हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ओवर होल क्लोज्ड सरफेस, और ये आपका किसके बराबर आ गया, ये आ गया है आपका q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, है ना, q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही आपका था गॉस थ्योरम, ठीक है। इतनी चीज़ तो अभी आपने समझ ली कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या लिखना है और ये कैसे प्रूफ होगा। प्रूफ का भी मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स देने वाली हूँ। अभी यहाँ हम लोगों ने एक चीज़ यूज़ की थी कि डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जबकि स्फेयर के केस में हमने क्या लिया था, अगर ये एरिया सरफेस एरिया डी ए था तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर लिया था। तो ये कॉस थीटा एक्चुअली कैसे आ रहा है, आइए हम उसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे हमने लिखा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, उसके लिए आप इस डायग्राम को ध्यान से समझ चुके हैं। इस डायग्राम का हम सिर्फ कौन सा वाला पार्ट लेंगे अभी यहाँ पर, इसका हम ये वाला पार्ट जो हमने बनाया है हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब इस पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स तो हमारे पास आता है ये वाला पार्ट, ठीक है। ये देखिए ये पार्ट हमारे पास आ गया। इस डायग्राम को हम लोगों ने पूरा समझ रखा है। यहाँ पर देखिए कुछ इरेगुलर शेप का हमने इस तरीके से क्लोज सरफेस कुछ बना रखा था, उसमें ये हमने एरिया सेलेक्ट किया था और उसका ये पार्ट हमने निकाल लिया जिसमें ये आपका डी एस आया, ठीक है। आपके पास पहले वाला डायग्राम भी आपकी कॉपी पे सामने ही बना होगा, ठीक है। यहाँ से अब देखिए कि इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ये जो कि इस ds की डायरेक्शन होगी, ठीक है, और ये e की डायरेक्शन ये होगी। अब e जो डी फाई इससे लिंक्ड फ्लक्स है डी फाई वो e डॉट डी एस हुआ जिसे आपने लिखा e डी एस कॉस थीटा। अब अगर हम ई डी एस कॉस थीटा पे ध्यान दें फ्रेंड्स तो अब तो ई मैग्नीट्यूड परिमाण है, डी एस भी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। अब डायरेक्शन ई की यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, इसमें भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया। तो मैग्नीट्यूड में डी एस क्या है, ये वाला सरफेस एरिया, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे ये बोलें कि जो क्लोज्ड सरफेस है वो इरेगुलर शेप का, यानी कुछ इस तरह से करके हम कुछ भी शेप इसको दे सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सेंटर मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करें तो स्फीयर कुछ इस वाले जगह से होता हुआ ऐसे पूरा गोला यहाँ पर बन जाता है ऐसे करके, ठीक है। यानी कि इरेगुलर शेप में ये जो डीएस सरफेस एरिया था, इस डीएस का वही जहाँ पे चार्ज रखा है उसको सेंटर मान के अगर हम गोला बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं, तो इस ds का उस ओ सेंटर वाले जो स्फीयर पर प्रोजेक्शन आता है ना, प्रोजेक्शन समझ रहे हैं आप, ये वाला सरफेस एरिया का यहाँ पर प्रोजेक्शन आप निकालें तो ये प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है। जैसे लाइन के ड्रॉ करके ये स्फीयर की बात की आपने, लाइन ड्रॉ करके तो खूब किया होगा। मान लीजिए इसको आप r कहते हैं तो ये आपका बनता है यहाँ पर आकर के r कॉस थीटा और ये बनता है r साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ एरिया के केस में कर रहे हैं, ठीक है।
एरिया के केस में आपने क्या कहा कि ये आपका ds हो गया, और करेस्पॉन्डिंग जब स्फीयर ड्रॉ होता है तो इस एरिया का उस स्फीयर पर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ ये एंगल आएगा थीटा, तो ये वाला सरफेस क्या बनेगा, ds cos थीटा, यानी ds का ओ सेंटर मान करके जो हम स्फीयर यानी गोला बनाते हैं, उस गोले के सरफेस पर, उसकी सतह पर जो ds का प्रोजेक्शन आता है, प्रक्षेप आता है, वो होता है ds cos थीटा, जो कि आप इस वाले डायग्राम में भी देख करके समझ पा रहे हैं, है ना, कि ds का उसका ओ सेंटर वाला जो स्फीयर है उस पर प्रोजेक्शन है आपका ds cos थीटा, यानी ये वाला हो गया ds cos थीटा। और चूंकि जब हमने स्फीयर की बात की थी, उसका गोले की बात की, यहाँ पे ये सरफेस एरिया हमने dA लिया था, तब इसके सेंटर पर सॉलिड एंगल हम क्या निकालते थे, d ओमेगा इज इक्वल टू DA अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो अब अगर हम इस वाले केस में इसी स्फीयर गोले के लिए ही हमने ये बात की थी ना, तो स्फीयर पर प्रोजेक्शन हमारा क्या आया ds का, ds cos थीटा, ठीक है। ये अब ये ds cos थीटा इस सेंटर पर क्या सॉलिड एंगल बना रहा है, तो ये आपका हो जाएगा dA, है ना, और ये हो जाएगा r है चूंकि, तो यहाँ r स्क्वायर, तो d ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा dA अपॉन R स्क्वायर। और स्फीयर का ये जो dA पार्ट आ रहा है, ये एक्चुअली किसके बराबर है, ds cos थीटा के, तो ये हो जाएगा d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया, d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर हमारा आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि भले ही हमने कहा स्फीयर पे इस ds का स्फीयर पर जो प्रोजेक्शन है वो ds cos थीटा है, और इस वाले पार्ट का सेंटर पे सॉलिड एंगल d ओमेगा है, जिसकी वैल्यू है ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। लेकिन आप देखने से समझ रहे हैं कि हम स्फीयर से ही तो ये सॉलिड एंगल डिसाइड कर रहे हैं, बाकी ये जो इरेगुलर शेप में हो गया उससे सॉलिड एंगल पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो ये ds cos थीटा सेंटर पे सॉलिड एंगल बना रहा है, स्फीयर वाला जो पार्ट, गोले वाला पार्ट है, जितना सॉलिड एंगल बना रहा है, वही उसका जो करेस्पॉन्डिंग इरेगुलर शेप वाला जो क्लोज्ड सरफेस था, नियमित आकार वाला जो बंद सतह था, उसका संगत भाग ds है, ds cos थीटा का करेस्पॉन्डिंग पार्ट ds है उस पर, तो ds भी तो उतना ही सॉलिड एंगल बनाएगा। इसलिए ds का जो सॉलिड एंगल है सेंटर पर, वो हम उसके करेस्पॉन्डिंग स्फीयर से ही जो पार्ट है ds cos थीटा उससे डिसाइड करेंगे। तो d ओमेगा की वैल्यू हम क्या लेंगे, ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, जो हम लोगों ने अभी यूज किया था, ठीक है। तो इसे तो हम लोगों ने इस तरह लिखा, d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो गॉस थ्योरम में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करके और आराम से इसका स्टेटमेंट दे सकते हैं, और सबसे आसान तरीके से हम कैसे इसका प्रूफ दे सकते हैं वो हमने देखा। लेकिन नोट्स का प्रॉमिस मैंने किया था, मैं आपको इसका हिंदी और इंग्लिश में नोट्स भी देती हूँ, जिसे शॉर्ट हम यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस भी कर लें। तो फ्रेंड्स, गॉस थ्योरम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कुल जो विद्युत फ्लक्स है किसी क्लोज्ड सरफेस से गुजरता हुआ, वो किसके बराबर होगा, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज, यानी जो उस बंद सरफेस के अंदर कुल आवेश है बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब एक चीज़ में कंफ्यूजन आप कर सकते हैं कि अभी तो मैं आपने बोला था कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा ये वैल्यू, अब हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि ये हो गया समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जानबूझ करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे एक और चीज़ मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही बता सकूँ, क्योंकि हमें सबसे आसान तरीके से सबसे कम समय में गॉस थ्योरम को पढ़ना है कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर जब हमने प्रूफ किया है गॉस थ्योरम, तो हमने सिंगल चार्ज Q लिया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर एक चार्ज Q ही हो, इस सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस भी हो सकते हैं। अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो सबकी वजह से फ्लक्स आएगा, है ना, विद्युत फ्लक्स सबकी वजह से आएगा। उस केस में जब आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो यही गॉस थ्योरम आपको क्या कहेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, एक बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, जो नेट वैल्यू है उसकी, है ना। फिर कहूंगी आउटवर्ड इनवर्ड ध्यान रखना पड़ता है, जिसे हम यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कुल की बात कर रहे हैं। अलजेब्रिक सम जैसा आप समझ लीजिए, ठीक है।
तो कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा? कुल विद्युत फ्लक्स होगा क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है उसका अलजेब्रिक सम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कुल चार्ज बोला था ना, तो कुल चार्ज, जैसे हम इसको कुल विद्युत फ्लक्स बता रहे हैं, तो कुल विद्युत फ्लक्स बराबर कुल चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अगर एक चार्ज है तो सिर्फ क्यू, एक से ज्यादा चार्ज है तो समेशन क्यू, यानी इन सबका सम, इन सबका ऐड करके जो वैल्यू आएगी, अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, यानी प्लस और माइनस को ध्यान में रखते हुए जो हम ऐड करते हैं, यहाँ दे भी दिया है। समेशन क्यू क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस कंटेन्ड इनसाइड द वॉल्यूम सराउंडेड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अब जो प्रूफ हमने दिया है वो देख लीजिए कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वेरी स्मॉल एरिया है ds, उससे एसोसिएटेड, उससे लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उससे हम लिखते हैं ई डॉट ds, और ई डॉट ds को हम लिख सकते हैं ds cos थीटा। ई की वैल्यू कूलम्स लॉ से होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। इस ई की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा सॉल्व होके ये आ गया। यहाँ मैंने कहा था इसको q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग लिख लें और ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर अलग ले लेते हैं। तो जैसे ही ये किया इसका फॉर्म ये बदल गया, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर को हम d ओमेगा लिख सकते हैं, और डी ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल है ना। कौन सा सॉलिड एंगल है? जो ds सरफेस एरिया जो है वो सेंटर O पर बना रहा है। ओके, अब अगर हमें क्या चाहिए, हमें गॉस थ्योरम प्रूव करना है, तो हमें लेफ्ट साइड में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना है, यानी इस d फाई को इंटीग्रेट करें तो इस साइड भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोनों साइड क्लोज्ड सरफेस पर इंटीग्रेशन किया, ये सर्किल इसी चीज को दिखा रहा है, क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेशन किया तो ये इंटीग्रेशन डी फाई बन गया फाई, और दूसरे साइड में जो कांस्टेंट टर्म था उसको बाहर ले लिया हमने, तो टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा? 4 पाई, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको सॉल्व कर दीजिए तो q बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और यही था आपका गॉस थ्योरम। अभी हिंदी मीडियम बच्चों से भी मैंने बोला था, मेरा प्रॉमिस था कि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी मैं नोट्स देने वाली हूँ, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी वही नोट्स हैं। गॉस का नियम क्या कहता है आपसे? तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू क्या है? जो बंद सतह के अंदर संपूर्ण आवेश है, कुल आवेश उसका बीजगणितीय योग है। फिर आप जानते हैं कि ds जो सूक्ष्म क्षेत्रफल होता है उससे बद्ध फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं? ई डॉट डी एस इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। कूलाम के नियम से ई की वैल्यू हमने ली और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, जिससे ये रिजल्ट आ गया डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को आप डी ओमेगा लिख लेते हैं। डी ओमेगा सॉलिड एंगल है जो कि ds क्षेत्रफल की वजह से ओ सेंटर पर बना है। अब हमें गॉस लॉ प्रूव करना है तो इसे बोथ साइड हमें इंटीग्रेट करना होगा। होल क्लोज्ड सरफेस के ऊपर, संपूर्ण बंद सतह के ऊपर हमने इंटीग्रेट किया, और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन डी फाई हो गया, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म बाहर निकाला या डी ओमेगा का इंटीग्रेशन आ गया, और कुल डी ओमेगा कितना आता है आपका? कुल डी ओमेगा होता है आपका 4 पाई के बराबर। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई है, तो 4 पाई को आप कैंसिल कर देंगे, q बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका गॉस लॉ प्रूफ हो गया, और हिंदी मीडियम के बच्चे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कराया है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी हिंदी में नोट्स और इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश में नोट्स, और सबसे आसान तरीके से सबसे कम समय में हम कैसे गॉस लॉ को समझ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं गॉस लॉ की तो कमेंट में लिखिएगा, हम इससे आगे की डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे आउटवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स एक्सेट्रा को भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोज में मेरे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।